जय हिंद। सब बढ़िया। तो आप सब बहुत बेहतर होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज एक नई सीरीज से 12th के पहले चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, ये लेक्चर केवल आपके लिए है। ये लेक्चर उन ड्रॉपर्स और ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो एक बार ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, और ये चैप्टर अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो मेरे बताने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, अब बीते सालों में हमने ये देखा 2022 के नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को जब हमने समझा कि एग्जाम आपसे क्या मांग रहा है, एग्जाम क्या चाहता है आपसे, कहाँ किस दायरे में रह के हमको पढ़ाई करना है, तो समझ में ये आता है कि आपको अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखना होगा। असर्शन रीजन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपके फंडामेंटल क्लियर है। एग्जाम बहुत हाई फाई चीजों को नहीं मांग रहा है। एग्जाम मांग रहा है, एग्जाम की डिमांड यही है कि आप फंडामेंटल्स को जाने, चैप्टर के सोल को पहचाने कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, उसकी लाइनों को पढ़ना होगा। असर्शन रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और बन सकते नहीं आएंगे ही, 2023 में आएंगे ही। तो हमको इस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है। और मैं आपको लेक्चर के साथ पीवाईक्यू भी कराऊंगा और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिस कंसेप्ट में जिन पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। और मैं 4 लेक्चर में पूरे कंसेप्ट को आपको दूंगा। पूरे कंसेप्ट को आपको 4 से 5 लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर जाएगा। कंसेप्ट, क्वेश्चन, पीवाईक्यू और लास्ट में आपको डीपीपी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको वीडियो से अटैच्ड। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना स्टडी उसको बनाइएगा, क्योंकि वो पूरे बेस्ड होंगे लेक्चर के बेस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को, ठोस अवस्था को, है ना। और केवल एग्जाम ओरिएंटेड हमको ध्यान में पढ़ना है ना। और मेरे हिंदी मीडियम के जो भाई हैं और मेरी बहन, उनके लिए ये लेक्चर 200% सक्सेस की गारंटी देगा। 200%, 100% में गारंटी, 200%, कि आपको हर चीज मैं नेक्स्ट लेवल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर नया लेक्चर, सॉलिड स्टेट। अब ठोस की 4 प्रवस्थाएं होती है ना, किसी भी ठोस की बोलता हूं, मतलब किसी भी मैटर की, है ना, किसी भी द्रव्य की 4 प्रवस्थाएं होती है। वो 4 प्रवस्थाएं हैं, पढ़ते तो 3 है, ठोस यानी सॉलिड, 4 अवस्थाएं है ना, तो पढ़ते तो 3 है। ठीक है, एक होगा सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होगा गैस, और तीसरा होगा लिक्विड यानी द्रव। ठीक है, एक प्लाज्मा भी होता है, बट प्लाज्मा को साइड रखते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब जो गैस और जो लिक्विड है, जो गैस और जो द्रव है, उनमें क्या होती है, तरलता का गुण होता है, उनमें फ्लूइड का गुण होता है। फ्लूइड का मतलब बहने का गुण, है ना, फ्लो करने का गुण। अगर बह रहा है कोई चीज तो आपको 2 प्रॉपर्टीज, यानी फ्लो होने का यानी तरलता का जो नेचर है, वो आपको दो चीजों में देखने को मिलता है। एक तो गैस होता है और एक आपका होता है लिक्विड। क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच का जो बल है वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता, है ना, प्रबल नहीं होता, इसलिए जो अणु परमाणु है वो एक दुर्बल बंध से यानी नॉर्मल आप बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं ना। लेकिन एज कंपेयर टू, अगर आप सॉलिड को यानी ठोस को जब आप कंपेयर करेंगे, तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके जो अवयवी कण हैं, इनके अवयवी कणों के बीच में आपको स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखने को मिलता है, आपको प्रबल अंतरा आणविक बल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी कारण क्या होते हैं, जब अंतरा आणविक बल प्रबल है तो जो अणु परमाणु आयन है वो एक दूसरे के पास आएंगे और बहुत
सघनता से व्यवस्थित होकर ठोस को बनाएंगे। ठीक है, तो ये है, तो एक दूसरे के पास आएंगे और सघनता से यानी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली इस प्रकार से अरेंज होंगे कि वो एक ठोस का रूप ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर दो परमाणु हैं, है ना, दो परमाणु अणु आयन हैं, अगर उनके बीच हर एक जो मैटर होता है, हर एक जो द्रव्य होता है, वो अपने न्यूनतम तापमान में ठोस अवस्था को धारण करता है। किस अवस्था को? ठोस अवस्था को, अपने न्यूनतम तापमान में। और न्यूनतम तापमान कब होगा? जब ऊष्मीय ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, है ना। तो न्यूनतम तापमान होने से उनके बीच अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो उनके बीच का जो थर्मल एनर्जी है वो लो हो जाएगा, जिससे जो मॉलिक्यूल है वो आपस में पास आएंगे और सॉलिड का यानी ठोस का रूप लेने लगेंगे। ठीक है, तो चलो जो एनसीईआरटी में कुछ बातें बोलता है उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर, 12th क्लास। ठीक है, पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम का पर्पस क्या है? असर्शन, रीजन, नीट और पीवाईक्यू को देखते हुए हमको क्वेश्चन बनाने हैं, उस पॉइंट को पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, द्रव और गैस को उनकी प्रवाह की क्षमता मैं अभी बताया, उनमें क्या होते हैं? फ्लो करने की क्षमता होती है ना। द्रव और गैस में यानी लिक्विड और गैसेस में फ्लो करने की एबिलिटी होती है, इस कारण उनको फ्लूइड कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनके मध्य क्या होता है? स्वतंत्र गति यानी फ्री मूवमेंट होता है। इसी कारण वो क्या होती है? प्रवाह क्षमता उनके बीच पाया जाता है। लेकिन एज कंपेयर टू जब सॉलिड की बात करते हैं तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, परमाणु, आयन यानी मॉलिक्यूल, एटम एंड आयन, वो स्वतंत्र नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं, जिस कारण वो क्या नहीं कर सकते बेटा? स्वतंत्र गति नहीं कर सकते, जिसके कारण वो आपस में सटीकता से बंधे होते हैं। दूसरा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण की प्रकृति और उनके बीच लगने वाला जो बाइंडिंग फोर्स है, इसके अध्ययन से हम नए पदार्थों को बना सकते हैं। सबसे पहला तो पर्पस ही ये होना चाहिए कि चैप्टर पढ़ रहे क्यों, सॉलिड स्टेट पढ़ने का रीजन क्या है? कि हम ऐसे पदार्थों को बना सके जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसमें या तो वो स्टील से ज्यादा कठोर है ना। एक एग्जांपल देता हूं, हमने बनाया है कार्बन नैनो ट्यूब बनाया है, जो कि स्टील से ज्यादा मजबूत है, एल्यूमिनियम से ज्यादा हल्का है, और इसकी जो कंडक्टिविटी यानी जो चालकता है ना, जिसमें अब करंट को फ्लो करने का जो क्षमता है ना, धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता है, वो तांबा यानी कॉपर से ज्यादा है। तो इसीलिए हम सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट को क्यों डिटेल में पढ़ेंगे? ताकि हम नए पदार्थों को बना सके, नए पदार्थों को बनाने में हमको सहायता मिल सके, इसके फंडामेंटल को जान के। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण की नेचर, प्रकृति और अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो बाइंडिंग फोर्स है, जो लगने वाला जो बल है, के अध्ययन से हम नए पदार्थों की खोज कर सकते हैं, है ना। हमको खोज में आपको सहायता मिलेगी। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कार्बन नैनो ट्यूब, तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो स्टील से अधिक मजबूत है, हमने बनाया है ना, एल्यूमिनियम से ज्यादा हल्का है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, ये कॉपर से अधिक इसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता है। ठीक है, तो कॉपर से क्या है? अधिक, क्या करेगा? करंट का फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तब अब आगे जानते हैं कि जो सॉलिड्स है ना, जो सॉलिड है उसको कितने भागों में बांटा गया है ना, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन, उनकी परमाणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, इसको आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब देखते हैं कि सॉलिड्स के पास यानी ठोस के पास क्या क्या गुण होते हैं जिसके कारण वो ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण वो ठोस बन जाते हैं, उन गुणों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि जो ठोस होते हैं उनका जो द्रव्यमान, आयतन एवं आकार है ना, यानी मास, वॉल्यूम और शेप निश्चित होता है।
तो उनका जो मास है, उनका जो वॉल्यूम है और उनका जो शेप है वो निश्चित होता है। वो किसी ना किसी मास का होगा, वो किसी ना किसी आकृति को धारण किया हुआ रहेगा और उसका जो वॉल्यूम है वो निश्चित रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम यानी आयतन उसका निश्चित रहेगा। दूसरा कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलकर जो सॉलिड है वो बना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? 3, एक मॉलिक्यूल, एटम एंड आयन। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच का जो फोर्स है, जिसको आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे या इंटर एटॉमिक फोर्स बोलेंगे, वो बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो यही चीज लिखा है, एक तो स्ट्रांग भी होता है, ठीक है, और जब बंध स्ट्रांग होगा ना, उनके मध्य का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, तो अणु पास पास आएंगे, अणु परमाणु अणु आयन पास पास आएंगे, जिससे उनके मध्य की जो दूरी है, जिसको आप इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। तो यही चीज लिखता है कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, मतलब अंतर आणविक दूरियां क्या होती है? कम होती है। किसमें बेटा? ठोसों में। ठीक है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होते हैं। ठीक है, और ये इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स होता है इनके बीच। तो क्या होते हैं? ये आपस में मूवमेंट यानी स्वतंत्र गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र गति नहीं कर पाते। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने जगह पर निश्चित होते हैं, लेकिन अपने माध्य स्थिति जहां पास है वो अपने माध्य स्थिति के अराउंड गोल गोल घूमते हैं, ऑसिलेट करते हैं ना, अपने माध्य स्थिति में दोलन करते हैं। उसको दोलन बोला है, ये ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन यानी स्थिति में फिक्स्ड होते हैं और अपनी माध्य स्थिति यानी अपने मेन पोजीशन जहां पास वो हैं उनके चारों ओर ऑसिलेट करते हैं, यानी गोल गोल घूमते हैं, दोलन करते हैं, इसको बोलते हैं दोलन करना। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है। सीधी सीधी बात, दो मॉलिक्यूल या दो एटम या फिर दो आयन के मध्य जो लगने वाला बल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तभी ये ठोस का रूप धारण करेंगे। ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं यानी कठोर होते हैं। इनकम्प्रेसिबल यानी आप इसको दबा नहीं सकते, इसको आप दबा नहीं सकते, और कठोर तो होते ही हैं। ठीक है, अब क्या होता है? सॉलिड्स के पास यानी ठोसों के पास उनकी कुछ प्रकृति होती है, उनके अणुओं के मध्य की जो व्यवस्था है, इसके आधार पर हम ठोसों को यानी सॉलिड्स को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर इसको अगर पैराग्राफ बना के पढ़े तो कोई मतलब नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। डिफरेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजों समझ में आएगी, मैं पॉइंट को समझाता जाऊंगा। चलो देखते हैं क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है, तो अंतर क्या क्या है? तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम देखें तो शेप है ना। तो आपको देखने मिलेगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, उनका जो आकार है वो निश्चित होता है और एक ज्योमेट्रिकल शेप को धारण किया होता है, एक अभिलाक्षणिक ज्यामिति को धारण किया होता है कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर एमॉर्फस सॉलिड को देखें तो ये इर्रेगुलर शेप का होता है, अनियमित शेप का होता है, इसकी कोई ज्यामिति आकृति नहीं होती है। ज्यामिति आकृति उनके अणु परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर बनी एक पुनरावृत्ति यानी रिपीटेड स्ट्रक्चर होती है, उसको ज्यामिति बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शेप क्या है कि जो उसका शेप है सॉलिड का यानी क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है, ज्योमेट्रिकल एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, बट जो कि एमॉर्फस है वो इर्रेगुलर शेप का होता है यानी अनियमित आकृति का होता है। मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट की जहां तक बात आती है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में निश्चित होता है। एक निश्चित ताप पर क्या होगा बेटा? वो पिघलेगा, एक निश्चित ताप पर ही वो पिघलेगा, एक निश्चित ताप पर पिघलेगा। लेकिन अगर एमॉर्फस की बात करें तो वो एक तापमान आने के बाद पिघलता रहेगा, बहुत लंबे, है ना, मतलब ताप के लंबे परास में वो पिघलता ही रहता है। तो उसका कोई एक निश्चित तापमान नहीं है जहां पर वो पूरा पिघल जाए, है ना, तो उसका कोई एक निश्चित तापमान नहीं है। तो इसमें लिखा है कि ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ता है, पहले धीरे धीरे नरम पड़ेगा, ये बहता रहेगा बहता रहेगा। तो इसकी कोई निश्चित क्या नहीं है बेटा? गलनांक नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है।
जहां तक कि क्लीवेज की बात आती है, क्लीवेज यानी काटना। अगर आप सॉलिड्स को काटेंगे, दो भागों में काटेंगे, तो कटा हुआ भाग प्लेन होगा, एकदम शार्प प्लेन होगा है, और चिकना होगा, तो स्मूथ और हमको प्लेन। लेकिन अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को अगर आप काटते हैं, क्लीवेजिंग करते हैं, उसका कट करते हैं, तब आपको एमॉर्फस सॉलिड में आपको खुरदुरी सतह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो क्लीवेज यानी विदलन की मैं जब बात करता हूं, तो हम जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम काटते हैं, तो इनका जो सरफेस है वो स्मूथ होगा और प्लेन होगा, स्मूथ और प्लेन सरफेस हमको प्राप्त होता है। जबकि इसमें देख रहे हो आप स्ट्रक्चर में इसको कट कर रहे हैं, तो इररेगुलर शेप आपको सरफेस प्राप्त हो रहा है, प्लेन सरफेस नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी गलन की एंथैल्पी क्या है। क्रिस्टलाइन की निश्चित होती है और इसकी निश्चित नहीं होती, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना भाई उतना पढ़ लो, एक बार बस एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, और क्वेश्चन लगाने हैं आपको, क्वेश्चन मैं दूंगा भी, और आपको अपने से भी, आपके पास जो भी बुक है उसको आप लगा लीजिए, पीवाईक्यू बना लीजिए, सफिशिएंट चीज मिलेगा प्योर कंसेप्ट के साथ, और आप किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट हो, आप हर क्वेश्चन को आप बना लेंगे, इसकी गारंटी मैं दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनाइसोट्रॉपिक यानी दैशिकता। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं। तो एनाइसोट्रॉपी, अब ये आता है फिफ्थ पॉइंट जिसका नाम है एनाइसोट्रॉपी यानी दैशिकता। अभी दैशिकता क्या होता है, अगर आप क्रिस्टलाइन ठोस की बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे, तो क्रिस्टलिक ठोसों में समदैशिकता पाई जाती है, और अक्रिस्टलिक ठोसों में इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है, इसमें समदैशिकता। ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, ये आइसोट्रॉपिक होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब कुछ हम भौतिक गुणों का मापन करते हैं, जैसे आपका हो गया एक तो वो हो गया अपवर्तनांक हो गया, है ना, तो हम ये देखते हैं कि विषम दैशिकता में हमको भिन्न भिन्न दिशाओं में ठोस का भौतिक गुण भिन्न भिन्न मिलेगा। जैसे गलनांक है, अपवर्तनांक है, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में आपको भिन्न भिन्न मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एमॉर्फस सॉलिड की, तो ये समदैशिकता होते हैं, मतलब हर दिशा में आपको इसके भौतिक गुण समान मिलेंगे, हर दिशा में इसके भौतिक गुण आपको समान मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब विषम दैशिकता का मतलब क्या, कि अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं से इनका जो भौतिक गुण है वो अलग अलग होगा। लेकिन जब अपन समदैशिकता यानी एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, तो सभी दिशाओं में अपने भौतिक गुण को समान प्रदर्शन करते हैं, यानी अपवर्तनांक गलनांक, है ना। उसके बाद आता है नेचर क्या है, तो इसको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इन्हीं को ही वास्तविक ठोस माना जाता है, जबकि इसको आप सुपर कोल्ड सॉलिड्स यानी अतिशीतित द्रव बोल सकते हैं, या फिर स्यूडो सॉलिड, आभासी सॉलिड, जो कि सॉलिड है नहीं लेकिन अपन मान लेते हैं, जो प्रतीत होता है सॉलिड जैसा, तो आप इसको क्या बोलते हैं, आभासी सॉलिड यानी स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सातवां पॉइंट नहीं लिखा, सातवां पॉइंट एनसीईआरटी ये बोलता है कि इनके अणु परमाणुओं के मध्य, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इनके अणु परमाणुओं के मध्य दीर्घ परास की कोटि प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इसके एटम, मॉलिक्यूल और आयन अरेंज्ड होते हैं। इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर सातवां पॉइंट कहाँ लिखे, इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना, है ना। अभी मैं ये वाला नीचे रफ कर रहा हूँ ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जो सातवां पॉइंट है कि जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर है, जो कोटि है, यानी या फिर वो व्यवस्था जो है ना, ये दीर्घ परास की व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। दीर्घ परास की व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर मान के चले कि अगर कॉपर का क्रिस्टल है, तो ये कॉपर से मिलकर बना होगा, और एक
एक निश्चित ज्यामिति में यही चीजों की पुनरावृत्ति होगी। ये दीर्घ परास की कोटि है, यानी दीर्घ बहुत अधिक दूरी तक परमाणुओं की व्यवस्था हर दिशाओं में सेम होगी, ठीक है। या फिर अगर ये कॉपर का क्या है, ये कॉपर का क्रिस्टल है, समझ के चलिए, है ना, ये कॉपर का सॉलिड है। या फिर अगर मैं NaCl की बात करूं, तो ये Na हो गया और ये Cl हो गया, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, ये Na हो गया, ये Cl हो गया। तो ये एक ऐसी क्या व्यवस्था में होंगे, ठीक है। फिर ये Cl हो गया, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, ये Na हो गया, है ना। तो एक निश्चित और दीर्घ परासी कोटि प्रदर्शित करेंगे कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी NaCl का एग्जांपल मैंने आपको दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, ये कैसे भी अरेंज होगा। शुरू में अगर समान आकृति की तो बाद में कभी छोटा हो जाएगा, कभी छोटा, फिर अचानक से बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर अचानक से छोटा। तो इसमें जो परमाणु की जो व्यवस्था है वो शॉर्ट रेंज है, मतलब ज्यादा दूर तक आपको एक सी व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड में डिस्टिंक्शन, यानी हमने अंतर को देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक अंतर देखते हैं अलग अलग उसके कैरेक्टर में, ठोसों के कैरेक्टर में कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, एक बार देखते हैं। जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, मैंने आप इसे एक चार्ट के द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो पहला है कि आपको टाइप ऑफ सॉलिड दिया है, ठोस के प्रकार, विभिन्न प्रकार के हम ठोस पढ़ेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलकर बने हुए हैं, उनके जो परमाणु है वो कौन से बंध द्वारा जुड़े हैं, यानी बॉन्डिंग, अट्रैक्शन फोर्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, फिजिकल नेचर क्या है उनका, ये बताएगा। उनकी भौतिक प्रकृति, गलनांक कैसा है, अधिक है, सर्वाधिक है या फिर निम्न है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी वो अपने से क्या धारा का प्रवाह कर सकते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखते हैं। सबसे पहला प्रकार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी आणविक प्रकार का ठोस देखते हैं। तो आणविक प्रकार के ठोस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अणु से मिलकर बने होंगे। इसके जो अवयवी कण है वो अणु होंगे। बॉन्डिंग, अट्रैक्शन के बारे में अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें 3 प्रकार हैं, किसमें, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। सबसे पहला आएगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर भी मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने होंगे। बॉन्डिंग या अट्रैक्शन फोर्स क्या है, डिस्पर्शन या फिर लंदन फोर्स। डिस्पर्शन या फिर लंदन फोर्स, जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं उनमें डिस्पर्शन या लंदन फोर्स पाया जाता है। किसके बीच, परमाणुओं के बीच, अणुओं के बीच, है ना। आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन, H2, कार्बन डाइऑक्साइड इसका उदाहरण है, ठीक है। दूसरा, इसकी फिजिकल नेचर मुलायम होती है। मेल्टिंग पॉइंट अत्यधिक निम्न होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, अत्यधिक निम्न होगा, है ना। और ये इंसुलेटर होती है, यानी कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। उसके बाद आते हैं पोलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पोलर की बात करते हैं तो ये भी मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, बट यहाँ पर जो बॉन्डिंग अट्रैक्शन है वो डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये HC है, इसका जो उदाहरण है HCl, CO2 है। फिजिकल नेचर इनका सॉफ्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, निम्न होती है, और ये विद्युत रोधी होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। कौन से बॉन्ड में पड़ा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसका उदाहरण सॉलिड H2O है, यानी आइस जिसको लिखा है, ठीक है। इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड ही होता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जो गलनांक है वो लो होता है, और ये भी विद्युत के रोधी है। ये भी क्या है बेटा, विद्युत के रोधी है। अब उसके बाद आता है आयोनिक। उसके बाद आता है क्या, आयनिक। तो आयनिक सॉलिड्स, जो आयनिक ठोस होते हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, आयन से मिलकर बने होंगे। इनके मध्य जो बंध पाया जाता है, इनके मध्य जो अट्रैक्शन पाया जाता है वो कुलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। कुलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसका जो उदाहरण है NaCl है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, और कैल्शियम फ्लोराइड है, ठीक है। इनका फिजिकल नेचर क्या होता है बेटा, इनका फिजिकल नेचर जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन ये भंगुर भी होते हैं, ब्रिटल, आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो हाई होगा। और इसमें एक चीज पाया जाता है कि जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड
फेज में, है ना। सॉलिड फेज में इंसुलेटर होते हैं, यानी विद्युत का चालन नहीं करते, अपने में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देते, है ना। लेकिन जब ये लिक्विड फेज में होते हैं तो क्या होता है, इनके जो आयंस है अगर ये सॉलिड फेज में है तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना। ये इसके जो आयंस है वो मुक्त नहीं है, लेकिन अगर लिक्विड फेज में आते हैं तो ये Na+ और Cl- आयन में मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो मुक्त आयन है ना, ये जो फ्री आयंस है, यही फ्री आयंस ही इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के लिए जिम्मेदार है। तो ये लिक्विड फेज में ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेटालिक सॉलिड, जो कि जिसके जो अवयवी कण है वो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे पाए जाते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग फोर्स, मेटालिक बॉन्डिंग फोर्स है आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, हार्ड, मैलिएबल और डक्टाइल है, मतलब हार्ड भी है, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं, आघातवर्धी, मतलब क्या बोलना चाहिए, आघातवर्धी मतलब तन जाते हैं, आघातवर्धी मतलब अगर पीटोगे तो ये फैलते हैं, है ना। और डक्टाइल यानी फैल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो साधारण उच्च होता है, फेयरली हाई होता है। ये कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि ये मेटल, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं मेटल्स में, ठीक है बेटा। अब आता है कोवेलेंट सॉलिड्स की बात आती है, तो कोवेलेंट सॉलिड्स सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर, परमाणु से सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, कार्बन का डायमंड हो गया, कार्बन ग्रेफाइट हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। देखो जो डायमंड है वो तो हार्ड होता है, मतलब दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है अगर कोई, तो वो तो डायमंड है। लेकिन जो ग्राफाइट है वो सॉफ्ट होता है, इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है बेटा, सबसे ज्यादा अगर किसी का क्या बोलना चाहिए, गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, अत्यधिक उच्च होती है, तो किसकी होती है, आपको याद रखना है, सहसंयोजी ठोस की। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सर्वाधिक होता है। कंडक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये इंसुलेटर होते हैं ना, ज्यादातर ये इंसुलेटर, इसमें गलत दे दिया है, ये इंसुलेटर होते हैं, है ना, ये इंसुलेटर होते हैं, मैं गलत लिखा हूँ शायद, है ना। इसका एक ऐसा एक्सेप्शन आएगा, ग्राफाइट में आपको उसकी जो लेयर्स हैं वहां पर एक डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, अपने से इलेक्ट्रिसिटी बहने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब लेक्चर पे बेस्ड हम एनसीईआरटी के लाइनों से बनाए हुए क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर होगा तो उसको मैं नहीं बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है 2023 नीट के लिए, उस हिसाब से अपन बनाते हैं। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो अभी हमने पहले लेक्चर में किया है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि निम्न में से सही कथन को चुनिए, है ना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये पदार्थ केवल ठोस, तरल, गैसीय अवस्था में रहते हैं। कई हद तक अभी जितना हम जानते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, वहां तक ये स्टेटमेंट सही बैठता है। निम्न ताप पर अवयवी कण पास रखने के लिए पर्याप्त प्रबल अंतराणविक बल प्रयुक्त होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि निम्नतम तापमान में जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, वो पास आके ऊष्मीय ऊर्जा के मान को कम करते हैं, जिससे वो और अधिक स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ना, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अंतराण्विक बल और अंतराण्विक सामर्थ्य के संयुक्त प्रभाव से पदार्थ की अवस्था निर्धारित होती है। ये इसमें निम्न में से कौन सा सही कथन है आपको बताना ना, तो दूसरा कथन तो गलत है, ठीक है। नहीं, इसके अलावा देखो, अगर थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बात करें तो भाई प्लाज्मा भी है, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है ना।
क्योंकि 5 अवस्थाएं 4 अवस्थाएं होता है अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो, ठीक है। और ये स्टेटमेंट गलत है। अंतरा आणविक बल और अंतरा आणविक सामर्थ्य के संयुक्त प्रभाव से पदार्थ की व्यवस्था निर्धारित होती है, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। वो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर प्लाज्मा को भी लाए, प्लाज्मा आपने सुना होगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है कि अंतरा आणविक बल और अंतरा आणविक सामर्थ्य के संयुक्त प्रभाव से पदार्थ की अवस्था निर्धारित होती है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको असत्य है ना, यही गलती नहीं करना एग्जाम में। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखते हैं, ठोसों के विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है, सही है। ठोसों में कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है, एकदम सही है। असत्य कथन देखना ना, ठोस के गुण उसके अवयवी कणों की प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है। ठोस जैव निम्नलिखित बहुलक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, एकदम सही है। तो ये जो ठोस के गुण उसके अवयवी कणों की प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं, है ना, इसमें स्वतंत्र होते हैं लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो दूसरे का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ठोस कणों को तीव्र बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण प्रयुक्त होता है? तो सीधी सीधी आप उसको तापीय ऊर्जा दे दीजिए, उसके अवयवी कण अत्यधिक उच्च और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अत्यधिक तीव्र अवस्था में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी तापीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो तापीय ऊर्जा होगा, कि ठोस कणों की तीव्र बनाने के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गलत लगा, लेकिन अब बुक छापा है तो हो सकता है ना। तो ठोस के कणों को तीव्र बनाने के लिए आप उसके कणों को आप क्या दे दीजिए, आप तापीय ऊर्जा दे दीजिए। तापीय ऊर्जा से प्राप्त कर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, है ना। हाँ, यहां से दिख रहा है, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, है ना, यहाँ पास ये भी ले लेते हैं। चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि ठोस के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? आपको मैं बता चुका हूं कि अंतरा आणविक बल प्रबल होना चाहिए। अंतरा आणविक जो बल है वो क्या होना चाहिए? प्रबल होना चाहिए, है ना, प्रबल होना चाहिए। और जो तापीय ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तापीय ऊर्जा का जो मान है वो निम्न होना चाहिए। देखते हैं ये कौन सा मैच कर रहा है। अंतरा आणविक बल, तापीय ऊर्जा दुर्बल होने चाहिए। अंतरा आणविक बल और तापीय ऊर्जा दोनों दुर्बल होना चाहिए, गलत बात है। अंतरा आणविक बल तापीय ऊर्जा से दुर्बल होना चाहिए, ये तो गलत बात है। सॉरी, ये ब्लर हो गया। अंतरा आणविक बल तापीय ऊर्जा से प्रबल होना चाहिए, ये गलत बात है। सॉरी, दुर्बल होना चाहिए, गलत बात। अंतरा आणविक बल तापीय ऊर्जा से प्रबल होना चाहिए, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो आपको ठोस के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या हो गया? ये कि अंतरा आणविक बल तापीय ऊर्जा से प्रबल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन ठोस के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा ठोस के गुण को नहीं बताता, ठीक है, कौन सा ठोस के गुण को नहीं बताता है, ठीक है। तो पहला कि ये संपीड्य और कठोर होते हैं, बता रहा है इसके गुण को। अंतरा आणविक दूरियां कम होती है कणों के बीच, एकदम सही है। इनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होता है, ठीक है। इनका आकार आयतन मात्रा में निश्चित होती है। सॉरी, देखो यहाँ पास लिखा कि ये संपीड्य होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? संपीड्य होते हैं, गलत है। ये जो ठोस है वो असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब इन सब आप उसको दबा नहीं सकते, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, सही नहीं है ना। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। तो उच्च घनत्व और निम्न संपीड्यता, निम्न में से किस प्रकार के ठोस के लिए उत्तरदायी है? देखो, घनत्व उच्च है और संपीड्यता है, मतलब आप उसको दबा ही नहीं पा रहे हो। संपीड्यता क्या है बेटा? निम्न है, मतलब उसके जो अणु है वो एकदम सघनता से व्यवस्थित है, बहुत ज्यादा संकुलित है, कंप्रेसली अरेंज है ना।
तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। अत्यधिक संकुलित ठोस, ये एकदम सही ऑप्शन है, एकदम सही ऑप्शन, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। कम संकुलित ठोस हो ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। लचीला ठोस, तो अत्यधिक संकुलित ठोस इसका सही आंसर है। ठीक है, अब निम्न में से असत्य कथन को चुनना है हमें। ठोस को क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में वर्गीकृत करना क्रमागत व्यवस्था का मूलभूत पहलू है, एकदम सही बात है। क्रिस्टली ठोस के प्रत्येक अवयवी कण निश्चित ज्यामिति आकार का होता है, अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अवयवी कणों में क्रिस्टलीय ठोस के समान अक्रिस्टलीय ठोसों में पुनरावृत्ति समय समय पर देखी जा सकती है। क्या बोला कि असत्य कथन देखना है ना। अवयवी कणों में क्रिस्टलीय ठोस के समान अक्रिस्टलीय ठोसों की पुनरावृत्ति समय समय पर देखी जा सकती है। पुनरावृत्ति समय समय पर तो देखी जा सकती है, तो मैं भी मानता हूँ, है ना, ऐसा हो सकता है। ठोस को क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में वर्गीकृत करना क्रमागत व्यवस्था का मूलभूत पहलू, एकदम सही है। क्रिस्टलीय ठोस प्रत्येक अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये जो ऑप्शन है इसमें मेरे को सब ऑप्शन सही लग रहा है। अवयवी कणों में क्रिस्टलीय ठोस में के समान अक्रिस्टलीय ठोसों में समय समय पर पुनरावृत्ति देखी जा सकती है। क्यों नहीं देख सकते, एक बार देख लेते हैं पीछे मुड़ के, क्या ये इसका वो दिया है आंसर 7। इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया होगा। हाँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब स्टेटमेंट सही लग रहा है। ठीक है, ये क्वार्ट्स को छोड़ दीजिए, है ना। क्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्रिस्टलीय ठोस बोल रहा है ना, क्रिस्टलीय ठोस बोल रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, कहाँ तक आ रहा है? 7, ठीक है, 11 तक कवर हो जा रहा है ना। ठीक है, कहाँ थे अपन? 9वें क्वेश्चन है। ठीक है, वो 7 तक तो हो गया, इसको छोड़ देना। क्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दीर्घ परास की व्यवस्था होती है, सीधी सीधी सी बात है। इनका गलनांक उच्च होता है, एकदम सही बात है। विषम रैसिक होते हैं, तो जो क्रिस्टलीय ठोस है विषम रैसिक, एनाइसोट्रॉपिक, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न होती है, एकदम सही बात है। मतलब सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी सही आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब अक्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ, क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो बोल रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन, स्टेटमेंट क्वेश्चन क्यों बनवा रहा हूँ आपसे, तो एग्जाम जो स्टेटमेंट है ना वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है ना, तो प्रैक्टिस तो बहुत तगड़ा होना चाहिए हमारा, इसलिए अपन कर रहे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये उच्च ताप पर गलनीय होते हैं। अक्रिस्टलीय बोल रहे हैं भैया, कथन असत्य है, उच्च ताप पर गलनीय होते हैं। देखो ये समदैशिक तो होता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा है भाई, मानते ही नहीं है, मानने का कुछ है नहीं। कठोर और असंपीड्य होते हैं, नहीं, संपीड्य हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये उच्च ताप पर गलनीय होते हैं, ये तो सही चीज है, उच्च ताप दोगे तभी ये गलेंगे। अणुओं की क्रमागत व्यवस्था नहीं होती, ये भी सही स्टेटमेंट है। हमको असत्य कथन चुनना है, तो ये संपीड्य होते हैं, है ना, दब सकते हैं, अगर आप इसको दबाएंगे बल लगा के तो ये दब जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से सही कथन को आपको चुनना है। क्वार्ट्ज सीसी का गलनांक उच्च होता है लेकिन क्वार्ट्ज का नहीं। देखो जो क्वार्ट्ज का जो शीशा होता है ना, क्वार्ट्ज का जो शीशा होता है यह अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है, याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस में आता है, इसको कहीं लिख लीजिए। जो क्वार्ट्ज का जो शीशा होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस आता है, जो और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निम्न होता है ना। लेकिन जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, याद रखें। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नमक
में दीर्घ परास की व्यवस्था में अवयवी कण होते हैं लेकिन बर्फ में नहीं। नहीं, गलत बात। बर्फ में भी जो अणुओं की जो व्यवस्था है वो दीर्घ परास की होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लोहे की गलन ऊष्मा निश्चित होती है लेकिन रबर की नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। कांच को जब तेज देरधार उपकरण से काटा जाता है तो वह दो भागों में विभाजित होती है, समतल व चिकना, ये स्टेटमेंट गलत है। खुरदुरा सतह होगा। कांच अक्रिस्टलीय ठोस, अभी बताया कि जो क्वार्ट्ज का जो शीशा है, कांच जो है वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है बेटा, एमॉर्फस सॉलिड है। तो 11 क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करो, बहुत जल्द सिस्टम भी आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक उसी क्रिस्टल पर भिन्न दिशाओं पर किए गए मापन पर भिन्न भिन्न मान दर्शाते हैं, ये गुण कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक उसी क्रिस्टल के भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न माप दर्शाते हैं, ये गुण क्या कहलाता है? एनाइसोट्रॉपी कहलाता है ना। एनाइसोट्रॉपी हमने पढ़ा था, यानी विषमदैशिकता। किनका गुण है? ये ठोसों की विशेष गुण है ना। तो ये जो गुण है ये विषमदैशिकता का गुण है, एनाइसोट्रॉपी का गुण है, जो ठोस क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं मुख्यतः। ठीक है, समदैशिकता नहीं, समदैशिकता किसमें पाई जाती है? अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब क्रिस्टलीय ठोस को तेज धारदार उपकरण से, क्रिस्टलीय ठोस बोला बेटा, है ना, काटा जाता है तो दो भागों में विभाजित होती है, समतल और चिकनी सतह। ये गुण किनका है? यह गुण कहलाता है, कौन सा गुण है ये? क्लीवेज वाला गुण है ना, क्लीवेज वाला कैरेक्टर है। तो ये विदलन का गुण है। किसका गुण है? ये विदलन का गुण है। ठीक है, ये विदलन का गुण है। अब एक मिनट ना, लाइट शायद ठीक है, लाइट सही हो गया। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। आया क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी आपको हाई करना पड़ सकता है ना, तो थोड़ा सा देख लेना बेटा, लेकिन जो वीडियो है उसको आप 2x स्पीड में देखिएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन जो क्लोराइड है वो क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस श्रेणी से संबंधित कथन है अवयवी कण या परमाणु अणु जिनमें ध्रुवित प्रकीर्णित बल होता है। देखो, क्रिस्टलीय ठोस में आता है, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, जो HCl है, जो आपका HCl है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। ये क्या है? ये ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। ठीक है, ये उसका भरण है। और इनके मध्य क्या क्या पाया जाता है? डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। अब जानना ही है तो इसके बारे में पूरा जान लो। ठीक है, दूसरा मुलायम होते हैं ये। ठीक है, ये मुलायम होगा बेटा। अब एक्चुअली हुआ क्या, मोबाइल बंद हो गया था और मुझे लगा कि मोबाइल चालू है और मैं सारे क्वेश्चन बनाता चले गया। बाद में रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो ये लेक्चर मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ा। एक्चुअली फ्लो में था तो पता नहीं चल पाया, मैं मोबाइल को देखा भी नहीं। ठीक है, तो ये इसी पे बात कर रहे थे, है ना। मैंने आपको बता दिया था कि ध्रुवीय आणविक ठोस जो HCl है वो क्या होगा? एक तो ध्रुवीय आणविक ठोस है, पोलर सॉलिड्स है, जो अट्रैक्शन है वो डाइपोल अट्रैक्शन और मुलायम होते हैं। अवयवी कण या तो अणु परमाणु हो सकते हैं, ध्रुवीय प्रकरणित बल होता है, एकदम सही स्टेटमेंट है। इनका गलनांक निम्न होता है और ये दृढ़ होते हैं। गलत बात, दृढ़ नहीं होते, ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये क्या होगा? मुलायम होता है ना, ये मुलायम होता है। कमरे के ताप और दाब पर ये केवल गैसीय अवस्था में रह सकते हैं। गलत बात, ये द्रव अवस्था में भी रह सकते हैं। ये जब लिखा है ना, ये सब लिखा नहीं था। मैं एक्चुअली इसको एक बार और कर चुका हूँ, बट वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है,
अंतरा आणविक बल दुर्बल प्रकीर्णित व लंदन बल होते हैं। गलत बात है, यहाँ पर तो मैं बोला ना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सल्फर डाइऑक्साइड और जो अमोनिया कौन से ठोस के उदाहरण है? तो ये ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण। क्वेश्चन पेज नंबर अगर आप 4 में जाके पढ़ेंगे हिंदी एनसीईआरटी में तो आपको लास्ट पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। निम्न में कौन सा आणविक ठोस है? तो जो I2 है ये आणविक ठोस का उदाहरण है। एकदम सीधा सीधा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी आपने जो आपको मैं जो चार्ट दिखाया था उसमें तो दिए ही आणविक ठोस के उदाहरण में। ठोस के रूप में बदलने पर इनमें में से कौन सा आणविक ठोस बनता है? तो जो मीथेन होता है ना बेटा, मीथेन CH4 जो होता है ये गैसीय अवस्था में जब ये ठोस मतलब जब ये ठोस बनता है ना तभी आणविक ठोस बन जाता है। ठोस रूप में बदलने पर ही क्या बन जाएगा? आणविक ठोस बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मीथेन आएगा। निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस की विशेषता नहीं है? आयनिक ठोस, तो सबसे पहला कि आयनिक ठोस भंगुर होते हैं, ये विषमदैशिक प्रकृति की भी होते हैं और अत्यधिक प्रबल होते हैं। द्रवीय अवस्था में विद्युत की चालकता निम्न होती। गलत बात, गलित अवस्था में जो विद्युत की जो चालकता है वो उच्च होती है, क्योंकि आयंस मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो आयंस है वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो आयंस है वो क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? जब ये लिक्विड फेज में होते हैं, है ना। तो फ्री आयंस इन लिक्विड स्टेट, तो यहाँ पास की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? ये हो गया ना, ये वाला हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन बी, निम्न नहीं उच्च होता है। ठीक है, धात्विक ठोस के बारे में गलत विकल्प को चुनिए। धात्विक ठोस के बारे में, धन आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक समुद्र में घिरे होते हैं। एकदम सही चीज है, एकदम सही स्टेटमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। एकदम सही चीज है। सहसंयोजक बंध प्रबल, भाई धात्विक ठोस के बारे में बात कर रहे हैं तो सहसंयोजक बंध की बात तो आती ही नहीं है ना, मेटालिक फोर्स की बात आएगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 को हम छोड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ज़्यादा सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कौन अपनी भौतिक अवस्था में विद्युत का चालन नहीं दर्शाता? तो इसका जो आंसर है वो हीरा आएगा। सोडियम जैसा धातु है, जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कैल्शियम भी एक धातु है, तो ये तो विद्युत का चालन कर सकते हैं, लेकिन जो हीरा है वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो एक जो ठोस है, एक एक्स ठोस है जिसका गलनांक उच्च है, अपनी भौतिक अवस्था में विद्युत का कुचालक है, लेकिन अपने पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है। तीसरी बात, ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं होते और गलित अवस्था में आयन मुक्त हो जाते हैं। तो ये इसका जो आंसर है वो बी आएगा, आयनिक आएगा। अब जेईई मेन 2013 का जो क्वेश्चन है बनाते हैं एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक के रूप में रखता है? आयोडीन नहीं हो सकता क्योंकि आणविक ठोस है। सल्फर नहीं होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा, सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा।